बैनुल-अक़वामी सियासत में जो कुछ हो रहा है उसकी कुछ झलकियाँ मैं आज के शो में अपने तबसरे की सूरत में आपके सामने ला रहा हूँ। सबसे पहले खबर है ब्राज़ील में मिस्टर लूला दा सिल्वा का प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील बनना। लूला मेक्स स्टनिंग कमबैक, बीबीसी की ये हेडलाइन है और लूला ने वहाँ के वोट लिए हैं 50.1%। बोल्सोनारो ने वोट लिए हैं 49.9%। सिर्फ 0.2% वोट्स का फ़र्क है और बीबीसी की हेडलाइन है लूला मेक्स स्टनिंग कमबैक। तो यूँ लगता है कि पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिर्फ लूला ही नहीं लड़ रहे थे, बीबीसी भी लड़ रहा था, क्योंकि बीबीसी 0.2% के फ़र्क से लूला जीतते हैं तो कहते हैं स्टनिंग कमबैक। यह है दुनिया का मंजरनामा। इस वक्त दुनिया के बड़े मीडिया हाउस, बड़ी कॉरपोरेशंस और बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स खुद पॉलिटिशियंस के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पार्टनर्स बने हुए हैं और वो डिसीजन देते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। बहरहाल ब्राज़ील के इलेक्शन में जो 2 महीने का इलेक्शन बना, क्योंकि 30 सितंबर को जो पोलिंग हुई थी उसमें मुकम्मल तौर पर यानी 50% से ज़्यादा वोट मिस्टर लूला नहीं ले सके थे, इसलिए उनको प्रेसिडेंट डिक्लेयर ना किया जा सका। अब जो इलेक्शन 30 अक्टूबर को दूसरा उसका राउंड हुआ तो मिल मिला के उन्होंने 50.1% वोट लिए और मिस्टर लूला पहले भी 7-8 बरस ब्राज़ील के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और फिर इन पर करप्शन के चार्जेस लगे, वो बाद में ड्रॉप हो गए। बोल्सोनारो एक राइट विंग के पॉलिटिशियन समझे जाते हैं, मिस्टर लूला लेफ्ट विंग के पॉलिटिशियन समझे जाते हैं। यूँ लगता है कि दुनिया में जो चेंजेस आ रही हैं वो राइट और लेफ़्ट की नहीं आ रही, वो सब डिपेंड करता है कि कौन कितना अरसा किस जगह पे रहा, तो फिर फेस चेंज की आवाम को तमन्ना होती है। डेमोक्रेसी का अब यही एक आलम बन चुका है कि 0.2% के वोटों से अगर आप जीतते हैं तो आपकी स्टनिंग विक्ट्री बन जाती है और अगर आप 0.1% से हारते हैं तो फिर आपके लिए यूँ होता है कि जैसे बहुत बड़ी चैलेंज है, आप हार गए। बहरहाल ब्राज़ील के इलेक्शन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्शन थे और इसमें राइट और लेफ़्ट का मसला ज़रूर था। मिस्टर लूला जो ट्रेड यूनियनिस्ट रहे हैं और उनकी जो पर्सनालिटी है वो स्ट्रगल से भरी हुई है और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत गरीब घराने में परवरिश पाई। एक बार फिर वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ब्राज़ील इस वक्त दुनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट मुल्क है, ब्रिक्स का हिस्सा है और राइट लेफ़्ट की इस जंग में काफ़ी लोग ब्राज़ील में जज्बाती थे। बोल्सोनारो के जो हमायती थे वो बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं क्योंकि वो बहुत नैरो मार्जिन से हारे हैं और लूला के जो हामी हैं वो बहुत खुशियां मना रहे हैं अगरचे वो नैरो मार्जिन से जीते हैं। बहरहाल ब्राज़ील के इलेक्शन की ये ख़बर है जो आप सब तक पहुंच गई। इसके साथ साथ पिछले महीने इटली की नई प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी बनी और उनको राइट विंग की प्राइम मिनिस्टर समझा जा रहा है और वो ख़ुद भी खैर अपने आप को राइट विंग की पॉलिटिशियन कहती हैं। इटली में लेफ़्ट की क़ुव्वतें, सेंटर लेफ़्ट की क़ुव्वतें अरसा दराज से हुकूमत को चला रही थीं। वहाँ पर अवाम मायूस हो गए हैं लेफ़्ट से, तो उन्होंने राइट की प्राइम मिनिस्टर को चुन लिया और ब्राज़ील में जैसा अभी हमने कहा किसी हद तक, थोड़ी परसेंटेज तक अवाम डिसपॉइंट हुए थे बोल्सोनारो से, तो वो हार गए हैं और वो बहुत ही नैरो मार्जिन से
हार कर अपनी हुकूमत उन्होंने दे दी है मिस्टर लूला के हक़ में। तो दुनिया की पॉलिटिक्स में इस तरह की तब्दीलियां होती रहती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक जगह पर जब एक ही तरह के चेहरे कुछ अरसे तक रहते हैं तो फिर दूसरी तरह के चेहरे सामने आ जाते हैं। उधर अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस के सिलसिला में घुमसान का एक आलम है और अमेरिका में 8 नवंबर को मिड टर्म के ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें 435 हाउस सीट्स यानी कांग्रेस की सीट्स और 100 में से 35 सेनेट की सीट्स के इलेक्शन हो रहे हैं। और इसके साथ साथ डजन्स ऑफ गवर्नरशिप्स और अटॉर्नी जनरल्स के इलेक्शन भी हो रहे हैं और ये इलेक्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट बाइडन की मकबूलियत में काफ़ी कमी वाक़या हुई और हमने देखा ख़ास तौर पर यूक्रेन रूस की जंग की सिचुएशन में प्रेसिडेंट बाइडन की मकबूलियत में और कमी हुई। इंटरनेशनली उन पर दबाव है। सऊदी अरब पर उन्होंने काफ़ी दबाव डाला और उन्होंने सऊदी अरब से कहा कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे क्योंकि आपने तेल की प्रोडक्शन हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बढ़ाई। और उधर ये कहा जा रहा है सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान और यूएई की सरबराही में ओपेक ने जो ये सख्त फैसला लिया कि तेल की प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, उनका मकसद भी गालबन अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन पर असर डालना है। और मिस्टर बाइडन और एमबीएस के बीच जो तनाव चला आ रहा है उसमें एमबीएस मिड टर्म इलेक्शन के मौका से फ़ायदा उठाते हुए मिस्टर बाइडन को सख्त मैसेज देना चाहते हैं। अब देखना यह है कि एमबीएस के इस एक्शन से प्रेसिडेंट बाइडन को कितना नुकसान होता है। अब तक के जो पोल्स बता रहे हैं उसके मुताबिक ये मुकाबला बहुत नेक टू नेक है, बहुत टफ है, लेकिन ट्रंप को 2 से 5% की एज है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किसके पोल्स देखेंगे, क्योंकि अब पोल्स भी एक बहुत बड़ा गिमिक का खेल हो चुका है। पोल्स खुद अब असरअंदाज होते हैं दुनिया के हर मुल्क के इलेक्शन पे। अगर किसी पार्टी के हक़ में पोल्स ज़्यादा फेवरेबल हों तो जाहिर है अवाम की कुछ परसेंटेज उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपना वोट ज़्यादा डाल देते हैं। और सम टाइम पोल्स बहुत बुरी तरह नाकाम होते हैं। और अमेरिका जहां से दुनिया के पोल्स का आगाज़ हुआ, इस मिड टर्म के इलेक्शन के लिए भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिवाइडेड या फेवरेट या नॉन फेवरेट पोल सामने आ चुके हैं। 8 नवंबर के बाद पता चलेगा कि कितने पोल्स किस हद तक सच्चे साबित होते हैं और कितने झूठे या मुबालगे की हद तक अपने आप को साबित कर पाते हैं। बहरहाल मुबस्सरीन का यही कहना है कि ये बहुत नेक टू नेक मुकाबला है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को इस वक्त एज हासिल है, ख़ास तौर पर उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से आशीर्वाद ली है, वो जीतने के काफ़ी चांसेस रखते हैं। बहरहाल दुनिया की इस पावर पॉलिटिक्स में एक और बड़ी खबर हमें पिछले हफ्ते इंग्लैंड से मिली, जब एक भारतीय नयाद हिंदू फेथ के मानने वाले ऋषि सुनाक जी को बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर मुंतखब कर लिया। वो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर बने। अब ऋषि सुनाक जी के हवाले से बहुत सारी डिबेट्स भारतीय मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है और बहुत सारे लोग उस पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जो भारत को चाहने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय नयाद यानी भारतीय ओरिजिन के शख्स को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऋषि सुनाक के जो एंसेस्टर्स थे वो गुजरांवाला से, जो अब पाकिस्तान में है, उससे ताल्लुक़ रखते हैं और उनके जो एंसेस्टर्स हैं, ऋषि सुनाक के जो एंसेस्टर्स हैं, वो पार्टीशन से पहले अफ्रीका मूव हो गए थे। वहाँ से फिर वो इंग्लैंड आए और ऋषि सुनाक was born in England,
ग्रोन अप इन इंग्लैंड और अब वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर जिस तरीके से उन्होंने दिवाली को मनाया और जिस तरह अपने हिंदू फेथ पर गर्व का इजहार किया, इससे ये बात ज़रूर साबित होती है कि उनको अपनी हेरिटेज से बहुत मोहब्बत है और उससे वो बहुत अटैच्ड हैं। जब वो एमपी भी बने थे तब भी उन्होंने भगवत गीता पर ओथ लिया था। अब हिंदुइज़्म और भारत सिनोनिमस हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भले से ऋषि सोनाक भारत में पैदा नहीं हुए मगर वो भारतीय ओरिजिन के हैं। इस पर अब लेफ्ट के जो लोग हैं या जो हिंदू फोबिया रखने वाले लोग हैं वो डिफरेंट तरह की थ्योरीज पेश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऋषि सोनाक जो हैं भारत से उनका कोई तल्लुक ही नहीं बनता, तो क्यों हिंदू बरादरी उनके प्राइम मिनिस्टर यूके बनने पर इतनी खुश है। यकीनी तौर पर हिंदू बरादरी को खुश होना चाहिए क्योंकि ऋषि सोनाक हिंदू फेथ को बहुत फ़ख्र के साथ ओन करते हैं। फेथ का मामला अपनी जगह पर, इस वक्त इंग्लैंड जो है वो बहुत ही शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस में घिरा हुआ है, पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार है। कंजर्वेटिव पार्टी को यूनाइट करना है। ऋषि सुनाक जी इन तीनों बातों पर अपनी ट्वीट्स के ज़रिए बार बार जोर दे रहे हैं कि मैं पार्टी को भी यूनाइट करूंगा, इंग्लैंड को भी यूनाइट करूंगा और इकॉनमी को भी बेहतर करूंगा। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस सिर्फ 44 डेज़ प्राइम मिनिस्टर रह सकी थी। जो इंग्लैंड की इकॉनमी टर्मोइल में है उनके 44 प्राइम मिनिस्टरशिप के दिनों में और टर्मोइल में गई। अब सिचुएशन ये है कि ऋषि सुनाक जी के कांधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा जवासाल प्राइम मिनिस्टर कोई करिश्मा दिखा सकते हैं या नहीं। बैनुल-अक़वामी लीडरशिप के इस मंजरनामे में एक और अहम खबर हमने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में सुनी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ जिसमें सदर जी जिनपिंग दोबारा यानी तीसरी बार इनफैक्ट चाइना के सरबराह बने हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह बने हैं और उनको माओ ज़ेतुंग के बाद दूसरा बड़ा सख्तगीर लीडर समझा जा रहा है। इस वक्त वेस्टर्न मीडिया में बहुत डिबेट है कि सदर यी के प्रेसिडेंट तीसरी बार बनने से वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेंगे और ख़ुद चाइना को और चाइनीज़ लोगों को क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेंगे या क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसानात होंगे। ये इस वक्त बहुत बड़ी डिबेट है। बहुत ज़्यादा इस वक्त इस इशू पे टॉक शोज़ सामने आ रहे हैं। अब ये भी आने वाला वक्त बताएगा कि वेस्टर्न मीडिया की जो प्रेडिक्शंस हैं या कम्युनिस्ट पार्टी की जो कोट अनकोट अचीवमेंट्स हैं चाइना के लिए, ये कैसे एक चैलेंज के साथ आगे बढ़ पाएंगी या वेस्टर्न मीडिया की प्रेडिक्शन के मुताबिक चीन के लिए एक और ख़तरा दरपेश है। अगर हम वर्ल्ड लीडरशिप की बात करें तो साउथ एशिया के लीडर्स की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। अगरचे हमारे टैग टीवी में और मेरे शोज़ में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से काफ़ी बातचीत होती रहती है और मैं सिर्फ इस शो में इसका हवाला दूंगा कि इस वक्त इमरान खान ने भी पाकिस्तान की सोसाइटी को काफ़ी पोलराइज्ड किया हुआ है और ये सोसाइटी इस वक्त इस नहज तक आन पहुंची है कि मालूम नहीं हो रहा आवाम को कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल भी सकेंगे या नहीं। हत्ता कि अब तो आवाम इस मामले में परेशान है कि क्या जो पॉलिटिकल क्राइसिस उनको फेस करना पड़ रहा है इमरान खान के धरनों और जलसों की सूरत में, उससे ये निकल पाएंगे या नहीं। इमरान खान
वाज़े तौर पर इस वक्त की पीडीएम सरकार को भी चैलेंजेस दे रहे हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी ललकार रहे हैं। अब तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी जवाबन उनको ललकारना शुरू कर दिया है। मगर ये आने वाला वक्त बताएगा कि इमरान खान पावर में वापस इमीडिएटली आ सकेंगे या नहीं। ये उनके प्रेशर पर डिपेंड करता है और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की जो पावर है उस पर डिपेंड करता है। इमरान खान इसीलिए अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं और इमरान खान के हामी भी यही समझते हैं कि इमरान खान अगर किसी जगह से 5-10% वोटों की अक्सरियत से भी जीत जाएं तो वो ये कहते हैं कि पूरी अवाम साथ है। जमहूरियत एक काफ़ी मजाक भी दुनिया में इस वक्त बना हुआ है। चाहे हम अमेरिका देख लें, चाहे हमने ब्राज़ील में रिसेंटली तमाशा देखा, चाहे हम यूरोप के ममालिक देख लें, अफ्रीका देख लें, जहाँ कहीं भी देखें, थोड़ी सी जिसके पास परसेंटेज में बढ़तरी होती है वो यही कहते हैं कि पूरी अवाम मेरे साथ है। और ये वाला जो मामला है भारत में नहीं है। भारत में वाकई ही अवाम की अक्सरियत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ और उनकी पार्टी के साथ है। वहाँ पे 2-4-5% वोटों के डिफरेंस से प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 बार जीते हैं, नहीं जीते, वो वहाँ पे बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ आए हैं। भारत में इस वक्त पॉलिटिक्स बहुत मुख्तलिफ अंदाज से अगरचे चल रही है, लेकिन इस वक्त भी भारत की तमाम अपोजिशन पार्टियां मिलकर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की मकबूलियत के नंबर्स को तमाम मिलकर भी अभी क्रॉस नहीं कर पा रहे। मगर पॉलिटिक्स एक बहुत ही दुश्वार रास्ता है। कुछ पता नहीं होता कि किस वक्त किस मकबूल पार्टी से कौन से ब्लंडर हो जाएं और उनकी मकबूलियत का जो ग्राफ है वो ऊपर से गिरकर नीचे कब और कैसे आ जाए। बहरहाल आज के बिलातकल्लफ तजिए में आपने इस वक्त का जो बैनुल-अक़वामी मंजरनामा है और जो ताज़ा इलेक्शंस या ताज़ा नए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स बने हैं उस हवाले से आपने मेरा तजिया सुना। आप टैग टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पर आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें पेपॉल, पैट्रियन या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.